हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम। हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर कवर किया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और उससे जुड़े कुछ और अन्य टॉपिक्स भी थे, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। उस तरह के सारे टॉपिक्स हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन के अंदर ऊपर दे दूंगा। आज हम अपनी यूनिट 2 को कवर करेंगे, जिसके अंदर कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट ऑफ कंज्यूमर्स, उन तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। वो ये है कि अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स के अंदर इस चैनल का लिंक जो है वो सप्लाई कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो एमकॉम कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में जब मैं बैचलर्स भी पढ़ा दूंगा तो वो उन चीजों को भी उनका फायदा मिल सके। मैं कंटेंट अपना रेगुलरली पुश करता रहता हूं ताकि आपका जो है शेड्यूल ना खराब हो। तो आइए बिना किसी देरी के अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यूनिट 2 कवर करेंगे। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6, यानी कि उसके अंदर हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो है कंज्यूमर राइट्स के, कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर के इंटरेस्ट, कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस इज टू क्रिएट अ कंज्यूमर। इट इज द कंज्यूमर हु डिटरमाइंस व्हाट अ बिजनेस इज। It is the consumer and he alone who, through being willing to pay for goods or services, converts economic resources into wealth, things into goods। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए क्या पर्पस है उसका? कस्टमर्स क्रिएट करना। कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स वो लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से कोई सामान, कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको उसके लिए पे करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और ये डिमांड क्रिएट करते हैं कि उस तरह की कमोडिटीज जो है, वो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, वो मार्केट के अंदर आती रहे, उनका कंटिन्यूस फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। वट अ बिजनेस थिंक इट प्रोड्यूसेस इज नॉट ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। कह रहे हैं कि जो एक बिजनेस को लगता है कि वो प्रोड्यूस कर रहा है वो जरूरी नहीं है, especially not to the future of the business and to its success. What a customer think he is buying, what he considers value is decisive। कह रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो जो प्रोड्यूस कर रही है वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है। वो डिसीजन है, वो प्रोडक्शन को फंक्शन करता है, वो प्रोडक्शन का फंक्शन है कंज्यूमर के बिहेवियर से अपनी प्रोडक्शन को डिसाइड करना, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्राइस करना। तो वो चीजें क्या है? तो अल्टीमेटली बात कहाँ जाती है? बात आ जाती है कि एक कंपनी आपको क्या देना चाहती है उस पर नहीं, बल्कि लोग आपसे क्या खरीदना चाहते हैं उस पर बात आ जाती है। डिटरमाइंस व्हाट बिजनेस इज, व्हाट इट प्रोड्यूसेस, वेदर इट विल बी प्रॉस्पेरस और नॉट। तो ये जो है पीटर एफ ड्रकर जी ने जो है ये पूरी कोट जो है वो कहा था। बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग कस्टमर्स, बिजनेस इज अबाउट सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर दिस कस्टमर, बिजनेस इज अबाउट डिलाइटिंग कस्टमर। तो चार चीजें इन्होंने बता दी कि एक बिजनेस का पर्पस क्या होता है? कस्टमर्स को बनाना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना, ये और कस्टमर्स को अल्टीमेटली डिलाइटफुल बनाना, यानी कि उनको जो है प्रॉपर सेटिस्फैक्शन, 100% सेटिस्फैक्शन, उनकी एंटरटेनमेंट, उनका जो कुछ भी आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसका एंड गोल होना चाहिए कस्टमर की सोल सेटिस्फैक्शन। अगर वो नहीं है तो आपकी कमोडिटी में कहीं ना कहीं कोई लूप होल है, कोई वीकनेस है, आपको उसको सुधारने की बहुत जरूरत है। All these are the buzzwords of marketing, but for some people, business is about making money by exploiting and deceiving customers। यानी कि कुछ बिजनेस हैं, कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सोल पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, और वो इस काम के लिए कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको धोखा देती हैं, कोई ना कोई झूठ बोलकर अपना प्रोडक्ट बेचा जाता है। इस तरह की हरकतें जो है आपको भी मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। इट इज टू टैकल पीपल ऑफ सच मेंटेलिटी दैट द लॉ ऑफ एग्जिस्ट। और कौन से लॉ की बात कर रहे हैं जो इन चीजों से टैकल करता है? वो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि ऐसा एक कानून बनाया गया जिससे हम अपने कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है, उनके साथ अगर कोई धोखा हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज किया गया है, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड किया गया है, जिस चीज के लिए उनको प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस उनका पूरा नहीं हुआ कमोडिटी को लेकर, इस तरह की सारी चीजें जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को तोड़ती हैं, कंज्यूमर का विश्वास जो है वो मार्केट से उठा देती हैं, खराब कर देती हैं, उनसे बचाने के लिए, उन प्रैक्टिसेस, उन माल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया। According to V.S. Ramaswamy and S. Rama Kumari, the marketing concept is essentially a point of view about business. It enunciates that business is basically a need satisfying process. A need satisfying process. किसकी नीड? कंज्यूमर्स की नीड। कौन सी नीड? जो कंज्यूमर को चाहिए, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। अगर वो आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उसके लिए आपको फॉल्स प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस, चीटिंग, अडल्ट्रेशन, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
The concept prescribes that all goals of business, including profit, must be realized through consumer orientation and generation of consumer satisfaction। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का या ये कंज्यूमर्स का, ये क्या कहता है कि सारे बिजनेसेस का जो गोल है वो चाहे प्रॉफिट भी हो, मैं बता रहा हूं ना आपको कि जब आप एक आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वो मार्केट में अच्छा खासा सेल कर रहा है, वो कंज्यूमर्स की डिमांड को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, उनको डिलाइटेड कर रहा है, तो आप जो है अपनी सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो आपका गोल प्रॉफिट ना होके आपका गोल होना चाहिए सेल्स या कस्टमर मैक्सिमाइजेशन, कि आपका कस्टमर बेस जितना बड़ा होगा आपकी सेल्स उतनी ज्यादा होंगी, आपका लॉयल्टी जो है यानी कि कस्टमर की रिटेनरशिप जो होती है, जो क्या बोलते हैं उसको, आपकी अटैचमेंट जो होती है, ब्रांड लॉयल्टी जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन रहती है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो अपना कंटिन्यूअसली राइज करता रहेगा। तो वही चीजें यहाँ पे बता दी है। इट इज वेल प्रूवन ट्रूथ दैट ओनली दोज बिजनेसेस लास्ट हु सेटिस्फाई द कस्टमर। बिल्कुल सही बात है, जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं वही बिजनेस लॉन्ग टर्म में कामयाब होते हैं। Thus, the law has to keep pace with the changing demand of the society, also necessitated by impact of the concept of welfare state और laissez-faire। तो ये laissez-faire जो concept है ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बनता है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए वेलफेयर स्टेट। और इसका क्या मतलब होता है कि अब लोग जो है वो कॉमन सेंस जो है उनके अंदर आ चुकी है, वो प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के लेते हैं, उनके पास लिमिटेड इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम, तो वो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करके लेते हैं, वो फालतू में पैसा यहाँ पर खर्च नहीं करते हैं। अब जो चीज अगर वो इतना सोच समझ के ले रहे हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट जो है उनकी सोच समझ के अनुसार बनाना पड़ेगा, ताकि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ले सके, ताकि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर जो है आ सके, फिट बैठ सके, और आप वो जो है अल्टीमेटली अपना परचेज डिसीजन जो उस बेसिस पे ले सके। The emergence of the concept of a welfare state has influenced the gradual evolution of the role of government toward protecting the interest of consumer। तो यानी कि ये सब चीजों को मिलाकर जब देखा गया तो कंज्यूमर जो गवर्नमेंट को था उनको ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी समझदारी उनकी नासमझी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमरिज्म पे। The term consumerism is related to the consumer movement launched in the mid 1960s by the concern triggered by Rachel Carson and Ralph Nader's auto safety investigation and by the then US President John F. Kennedy's effort to establish the consumer right to safety। तो consumerism एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि 1960s के मिड में यानी कि 1965 1966 के अप्रोक्सीमेटली इशू किया गया था, वहां पर लाया गया था, जब अपने जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी JFK, उन्होंने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करनी स्टार्ट करी थी कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। कंज्यूमर गलत चीजें खरीद लेता है, उसको चीजों की समझ नहीं है, उसको फॉल्सली चीजों को बेच दिया जाता है, और फिर वो उस चीजों को जो है ग्रीवेंस जो है अपना कहीं भी सॉल्व नहीं कर पाता है, उसके पैसे जो है इस तरह वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर JFK ने बात स्टार्ट करी थी, तो वहां से ये कंज्यूमरिज्म का जो है कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। कंज्यूमरिज्म इज अ मूवमेंट डायरेक्टेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा लोगों के द्वारा ही किया गया मूवमेंट है जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचाता है और इंश्योर करता है कि कंज्यूमर जो है जो सामान खरीद रहा है, वो जो अपने पैसे दे रहा है, जो हार्ड अर्नड मनी है उसका, वो जो पैसे दे रहा है उसके बदले में उसको एग्जैक्टली सिमिलर प्रोपोर्शनल चीज मिले। Emphasizing the consumer movement, former Vice President of India, late M. Hidayatullah, observed, why have milk prices gone up so much? In the olden days, the mothers milked the cow, the daughter set it out in pans to separate the cream, one of the sons sold it in the market. Today, the agricultural department is mobilized, cow sheds are immunized, milk is homogenized, the supplies are motorized, the dairies are organized, the milkmen are subsidized, the political leaders are energized. The result is the Indian consumer is victimized। यानी कि पहले क्या होता था, जब पुराना समय होता था कि भाई जो गाय थी जो या भैंस थी उसका दूध निकाला जाता था, दूध को जो है कुछ घर के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था, जो बच जाता था उसको घर के ही लोग जो है बाहर जाकर बेच आते थे। लेकिन अब जो है अब क्या हो गया है, अब चीजें जो है थोड़ी डेवलप हो गई हैं, एग्रीकल्चरल शेड्स बन गए हैं, जो है गाय भैंसों के अंदर जो डिजीजेज हो जाया करती थी उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव्स की जाती हैं, और जो आपकी सप्लाई है मिल्क की वो आप देखते हैं मोटरसाइकिल के पीछे जो है आपके बड़े बड़े से कैंस टंगे होते हैं, या आपकी वैन जो है बड़ी बड़ी अमूल की मदर डेयरी की आप देखेंगे उस तरह की चीजें हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप दूध लेने जा रहे हैं, दूध आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो इट ऑल एड्स अप टू द कॉस्ट। किसके? दूध की कॉस्ट में ऐड होते हैं, क्योंकि देखिए कोई आप तक दूध पहुंचा रहा है,
वो मोटर बाइक का पेट्रोल, मोटर बाइक का वियर एंड टीयर, तो वो सारी चीजें कहाँ से चार्ज करेगा? वो पर लीटर मिल्क का जो चार्ज है उसी में चार्ज करेगा। तो इसीलिए जो है मिल्क प्राइसेस जो है ऊपर जाते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि आप जो एक कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर हर चीज की कॉस्टिंग तो करते नहीं है बैठ के। भाई तूने अपनी मोटरसाइकिल थी, अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल पर दूध को यहाँ पर मेरे घर तक पहुंचाया जा रहा है, तो मैं मोटरसाइकिल की कॉस्ट जो है वो 60,000 80,000 रुपए ले लेता हूँ, और तेरे पेट्रोल का पूरे महीने का 2-3 हजार रुपए का खर्चा ले लेता हूँ, और तेरे कैंस जो है उनका मैं अलग से 1-2 हजार रुपए जोड़ लेता हूँ। तो तेरी कॉस्ट जो है ओवरऑल इस तरह एलोकेट होनी चाहिए। हर कंज्यूमर के पास इतना टाइम होता नहीं है, वो ये काम करता भी नहीं है। ये सोचने में ही अपने आप में बहुत हंसी वाली बात है। तो इसका फायदा उठाते हैं कौन? इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। कौन कर रहा होता है? मिल्कमैन। और कौन करता है? मिल्कमैन आपके पास आता है। अब द थिंग इज, वो आपकी इस नासमझी का फायदा उठाएगा कि आप कोस्टिंग नहीं करेंगे। वो इस नासमझी को लेकर क्या करेगा? वो अपनी कॉस्टिंग वहां पर अप्लाई करेगा। और जब कोई आदमी, जब बिजनेसमैन अपनी कॉस्टिंग वहां पर लगाने लग जाता है, तो वो उसका मेन मोटिव, इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग गुड क्वालिटी इन लेस प्राइस या वर्थ द मनी या प्रोपोर्शनेट द मनी यू आर स्पेंडिंग, उसका रह जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। वो सोचता है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट रिकवर कर लूं पर लीटर मिल्क से। तो ये आपका यहां पर बताया गया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट हिदायतुल्ला जी ने। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बाइबिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को फोर्स में लाने के लिए? कौन सा ऐसी हरकतें हुई, इवेंट्स हुई, जिसकी वजह से जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट जो था उसने पेस पकड़ ली, उसने जो है लोगों के अंदर वो एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया। तो वो थे एवर इंक्रीजिंग कंप्लेक्सिटी ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स एंड गुड्स। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल हैं और गुड्स पे, जैसे जो हमारा सरकार जो है वो हर चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, उसके ऊपर जो है कॉम्प्लेक्सिटीज जो है बढ़ाई जा रही थी, रेगुलेटरी रोल्स जो है परफॉर्म कर रही थी, वो किया बेनिफिट के लिए ही गया था। बट एट द सेम टाइम उन चीजों से आप कोई चीज का सॉल्यूशन करते हैं तो वो सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो कुछ नई प्रॉब्लम्स भी अपने आप में खड़ी कर देता है। तो सिमिलर यहाँ पर वो फंक्शन था। ऑल्टर्ड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे जो बात करने के, हमारे जो मैसेज एक दूसरे को डिलीवर करने के तरीके थे, वो दिन पर दिन बदलते जा रहे थे, एडवांसमेंट होती जा रही थी उनके अंदर। पहले टेलीफोन, पहले जो है पोस्ट कार्ड होते थे, पोस्ट कार्ड से फिर वो चीजें आ गई, जैसे क्या नाम है, टेलीफोन्स आ गए, फिर टेलीफोन से मोबाइल फोन्स आ गए, मोबाइल फोन से अब इंटरनेट कॉल्स आ गई। तो ये चीजें जो हैं ये एडवांस होती गई। उसके बाद आते हैं नीड फॉर इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, कि अब लोगों के अंदर जागरूकता क्रिएट करने का समय आ गया था। कब तक लोग जो है अपना ही मूर्ख बनाते रहेंगे, अपने आप को पागल बनते देखता रहेंगे? कब तक वो विक्टिम कार्ड प्ले करते रहेंगे? अब लोगों के समझदार होने का, एडुकेट होने का जो है समय आ चुका था। फंडामेंटल इनोवेशंस, जो इनोवेशंस की जा रही थी हर तरह की, क्योंकि देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी की जैसे हम बात करते हैं, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में ही पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी बाइज यू टाइम और टाइम इज मनी। तो वही चीजें यहाँ पे हैं कि जब एक ऐसी चीज हम टेक्नोलॉजी ही ला रहे हैं जिससे लोगों का काम आसान हो जाना चाहिए था, जिससे वो चीपर, जिससे वो जो इक्विपमेंट है, क्योंकि देखिए ह्यूमन लेबर जो है, एक आदमी जो है वो काम जो वो सालाना 12-13 लाख रुपए के पैकेज पे करेगा, वो आपका कंप्यूटर जो है देखिए ना कितने आसानी से कर देता है। समझ रहे हैं ना बात को? सॉफ्टवेयर जो है वो कितने में 50-60-70 हजार का आपका कंप्यूटर बन जाता है। तो वही चीजें यहाँ पर कही गई हैं कि जब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर रही है कि आपके उसके बाकी प्रोडक्ट जो है चीपर होते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो वाई इज समथिंग जो जो कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूमर को चीजें सप्लाई की जा रही हैं, दोज आर बिकमिंग वे टू एक्सपेंसिव। तो उन चीजों पर मुद्दे खड़े हुए। और प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट जो है वो कितनी ही कन्वीनियंट क्यों ना प्रोड्यूस करते हो, बट वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक जो है सॉल्यूशन भी है अपनी जनरेशन ने जो है आने वाले समय के लिए। क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हो रही है उतने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, हमारी जो सी लाइफ है यानी वाटर लाइफ है वो जो है दिन पर दिन मरती जा रही है, हमारी जो स्पीसीज हैं जो हम बहुत रेगुलरली देखते थे वो गायब होती जा रही हैं। तो डेवलपमेंट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी उतने ही ज्यादा होते हैं। उसके बाद आते हैं द इंडियन सिनेरियो, द फॉलोइंग फैक्टर में बी कंसीडर्ड रीजन फॉर द राइज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। तो कुछ भारतीय जो है बैकग्राउंड के, भारतीय बैकड्रॉप में हम अपनी बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर जो मूवमेंट था उनमें ये कुछ फैक्टर्स थे जो नीचे दिए गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल थे उस मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए, उसको जो है उसको उसमें मजबूती लाने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं इनको एक एक करके। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन गैप, कंज्यूमर हु इज बाइंग अ टेलीविजन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। वही बात आ गई, हर कोई इंसान जो है, कंज्यूमर जो है, उससे वो ना तो खुद में वो एक कॉस्ट एक्सपर्ट होता है, ना वो इंजीनियर है, वो एक एंड कंज्यूमर है। और उसको, उससे ये एक्सपेक्ट किया भी नहीं जाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट उसको सप्लाई किया जा रहा है वो उसको 100% एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर लेगा। उसी के लिए तो मैनुअल्स दिए जाते हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको बहुत एक बेसिक सी बात बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मजाक का भी मुद्दा है कि प्रोडक्ट एज सिंपल एज ए शैम्पू या एक आप बताइए ये जो हेयर ऑयल्स होते हैं इनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं।
आप यकीन कीजिए, आप अपनी शैम्पू की बोतल देखिए, उसके ऊपर आपको पीछे पलट के देखेंगे, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इतनी यूज कीजिए, इतने इतने दिन यूज कीजिए। अब आप देखिए कि क्या उसकी जरूरत है? क्या आपको एक शैम्पू जो है कैसे लगाना है वो सिखाना पड़ेगा? क्यों किया जाता है ये काम? इसलिए किया जाता है, ये काम इसलिए नहीं, आपको ये सिखाने के लिए नहीं किया जा रहा। इट इज जस्ट देयर टू मेक श्योर कि आप जो है उन चीजों को प्लान्ड वे में, आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन है गैप वो रिड्यूस किया जा सके। वहां पर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आप एक शैम्पू एक्सपर्ट हैं, या आप एक जो है बार्बर हैं, या एक स्किल्ड जो है आपकी एक अच्छी खासी बुटीक या जो भी वो शॉप्स होती हैं, आई डोंट नो, तो वो हैं आपकी। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक जो है एक शैम्पू की बोतल जो है वो एक 2 साल के बच्चे से लेकर एक 80 साल का बूढ़ा जो है वो भी खरीद सकता है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जब वो खरीद रहे हैं तो यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो वी विल टेल यू कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है बेस्ट पॉसिबल वे में। बट एट द सेम टाइम क्या आपको जरूरत है उस चीज की? नहीं है। दिया जाता है कि भाई नहीं आता तो आता है तो वेल एंड गुड है, मत पढ़ो, ठीक है, नहीं आता तो पढ़ लो, बात खत्म, सिंपल सी बात है। मैगी के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर किसी की चीज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती है। ऑन दी अदर हैंड मोबाइल फोन्स या जितनी भी टेक्निकल जो एडवांस आइटम्स आपका, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं। आपने कभी देखिए मोबाइल फोन को किस तरह यूज करना है? हाँ, एक मैनुअल जरूर से उसके अंदर दिया जाता है, बट डू दे टेल यू हाउ टू ऑपरेट इनसाइड द सॉफ्टवेयर? हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सएप? नहीं बताते हैं वो जस्ट टेल यू कि पावर उन्हीं इधर से होगा, ये वॉल्यूम बटन है, ये कैमरा मॉड्यूल है, ये स्क्रीन है, ये है। वो एक फिजिकल आउटले दे देते हैं आपको। तो दैट इज द थिंग। ये चीज आप जो है अपने आसपास ऑब्जर्व करिए। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन गैप यही कहता है, अ कंज्यूमर हु इज बाइंग अ टेलीविजन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। वो वहां पर सिर्फ उसमें अपनी, उसको नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजॉन प्राइम देखना है, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई ये चीज कैसे बनाई गई, कौन सी इसमें ओलेड टेक्नोलॉजी यूज हुई है, क्या यूज हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस ये देखना है भाई मुझे 65 इंच का टीवी चाहिए, मुझे 65 इंच के टीवी पर मूवीज देखनी है। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ अ कंज्यूमर। वो आप दे दो उसको, बात खत्म। Similarly, a person buying the service of a doctor or an advocate does not know whether he is receiving the right service or not. सही बात है। अब आप जाइए ना एक डॉक्टर के पास, आपको एक सीजनल बुखार है, वायरल फीवर मान लीजिए मैं कहूँ उसको, या वायरल इन्फेक्शन, फीवर ना कह के इन्फेक्शन कहूँ, सिर्फ जो सीजनल खांसी जुकाम चीजें होती हैं, फ्लू है, वो चीजें हैं। अभी डॉक्टर आपको बोले भाई साहब आपको तो है कोरोना हो गया है। हाँ, उसके टेस्ट जो हैं वो बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि टेस्ट रिजल्ट्स जो है वो जो कह रहे हैं वही डॉक्टर कह रहा है, एंड डॉक्टर और टेस्ट रिजल्ट जो है दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग जवाब दे रहे हैं। तो उससे कंज्यूमर के मन के अंदर भी एक भावना आ जाती है कि हाँ भाई चीजें जो है थोड़ी ठीक चल रही हैं, यहाँ पर जो जो दिखाई दे रही है वही डॉक्टर जी हमको सलाह दे रहे हैं। बिकॉज अगर आपको अपने इंटरनल बॉडी के बारे में इतना ही पता होता तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही क्यों? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग एनी प्रोफेशनल, चाहे बी इट अ लॉयर, बी इट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। आप करिए ना, खुद कीजिए, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन ये चीजें आपसे एक एज अ कंज्यूमर, एज एन एंड कंज्यूमर एक्सपेक्ट नहीं की जाती। Pattern of communication, the impact of alternation in patterns of communication, which include advertisement through mass media like the radio, television, newspaper, and cinema, have actually acted toward widening or increasing the information gap. The media which provide for information is easily manipulated by marketing expert and business stalwarts। ये चीजें तो देखो आप देख ही रहे हो, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको अलग से बता सकता हूँ। ये चीजें अपनी पर्सनली जो है आप ऑब्जर्व करते हो, हमारा जो मीडिया है वो कितने स्तर तक जो है गिर चुका है अब, कितना मैनिपुलेटेड है वो, कितनी झूठ बोलता है वो चीजें आप अपने खुद डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व कर सकते हो। कौन सा न्यूज चैनल आपको सबसे रेलिवेंट न्यूज सप्लाई कर रहा है, आपको आपको जो एक इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली आपकी देश की इकोनॉमी के लिए, एक एंड कंज्यूमर के लिए जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो कौन बता रहा है। और फालतू की डिस्कशंस की, किसने किसको क्या कह दिया उसके बारे में, किसी की व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा दिख गया, किसी ने ड्रग्स ले लिए, ये फालतू की बातें जो है आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। एक आधा कोई चैनल होगा, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ, वो चैनल आपको रेलिवेंट न्यूज देता है हर जगह। रवीश कुमार जी उसके उस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आप जानते हैं कि वो कौन से चैनल की यहाँ बात हो रही है। आप समझदार कस्टमर है, आप उस हिसाब से इस चीज को देखिए। तो वही चीजें ये यहाँ कह रहे हैं कि जो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कि भाई जैसे जैसे चीजें एडवांस होती गई, जैसे जैसे न्यूज, आप न्यूज के पास जाने के बजाय न्यूज आप तक आनी स्टार्ट हो गई, वो चीजें उतनी ही मैनिपुलेट होनी स्टार्ट हो गई। न्यूज़पेपर मीडिया है, चाहे अपना टेलीविजन मीडिया है, चाहे आपकी मूवीज हैं, आपकी मूवीज आपको इतने गलत तरीके से इन्फ्लुएंस, बहुत पॉजिटिव मूवीज भी हैं, जैसे मैंने आपको एक आर्टिकल 15 करके बताया था, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के ऊपर बेस्ड था। वो डिलीवर करती है वो एस्पेक्ट सोसाइटी के जिनको लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड ऐसी बहुत फालतू की मूवीज भी दिख जाएंगी जो सिर्फ वहां पर एक मास एंटरटेनमेंट या मास ड्रामा के लिए बनाई जाती हैं। तो वो हर तरह के जो है इक्विपमेंट्स हैं, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मैं क्या बताऊं उनके बारे में, जो मूवीज में कोई चीज देखते हैं और उनको सच मान के फिर बहस करते हैं कि भाई उस मूवी में ये चीज दिखाई गई थी, व्हाट आर द चांसेस कि वो सच हो सकती है। यार तुम जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पर अच्छा खासा एक इतने इतने चौड़े चौड़े शब्दों में लिखा होता है कि यहाँ पर जो भी दिखाया गया है, जो भी यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, उसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो चीज आप पढ़ा कीजिए ना।
मेरे को हंसी आती है फिर उन चीजों पर कि भाई कैसे कैसे लोग बात करते हैं। ये चीज मत कीजिए ऐसे काम। बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। Performance gap, being influenced by the communication provided by the company, the consumer purchases product and certain with certain expectations. In many cases, the quality provided, the promise made in communication or while selling does not meet the expectation. ये तो बहुत कॉमन चीज है। जो चीज आपको दिखाई जा रही है वो चीज आपको नहीं मिलती है। क्योंकि देखिए, एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का पर्पस होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पेश करें कि आप ना चाहते हुए भी वो प्रोडक्ट्स खरीद लें। और जब आप एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि भाई इसके अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा है, पता नहीं क्या, मतलब मैं ऐसी सोशल मीडिया क्रैश कर दूंगा, ऐसी फोटो आ जाएगी मेरी, ये इस तरह की पब्लिसिटी की जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जब आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाता है तब आप फोटो खींचते हैं एंड देन यू फाइंड आउट यार शायद मेरी ही शक्ल में कोई प्रॉब्लम है, फोन तो बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी करी थी। ऋतिक रोशन की फोटोज में इतनी अच्छी आ रही है यार, तुम ऐसी बातें मत करो। परफॉर्मेंस गैप जो चीजें हैं वो किसकी वजह से, तो ये सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, ये रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर ही फैक्टर बनाए गए हैं। ये चीज आप खुद सोचो, ये है नया नहीं है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये होता है या नहीं होता। मेरे साथ तो होता है भाई, मैं तो ये बहुत चीजें नोटिस करता हूँ कि मैं कोई चीज खरीद लेता हूँ, उसकी एडवर्टीजमेंट देख के वो चीज बाद में जो है वैसी निकलती नहीं है जैसे मैंने एक्सपेक्ट करी थी। फिर क्या होता है, वो चीज वैसी है नहीं तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को डायल डाउन कर देता हूँ कि ठीक है यार अब जो है बात खत्म, अब तो ले लिया। वो चीजें यहाँ पर होती हैं। Absence of informed participation, the absence of consultation with the consumer or to their representative in policy formulation often results in implementation of certain decisions that adversely affect consumer। अब देखिए एक कंपनी है, मान लीजिए जब नई वन प्लस आई थी 2000, कब आई थी, 2016 में, 2015-16 के अराउंड आई थी। जब इनका पहला फोन आया तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी बन गई थी। ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इसका इसी बात को लेकर बड़ा हॉट टॉपिक रहा था, चर्चा में रही थी कि ये कम्युनिटी बेस्ड एक किस तरह से इन्होंने इतनी कंपनी सेटअप करी है जो टोटली कम्युनिटी ड्रिवन है। उसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन या उस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल नहीं करता प्रोडक्ट को। वो प्रोडक्ट एक उन्होंने बना दिया, वो प्रोडक्ट बनाया कैसे, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाया कंज्यूमर्स के ओपिनियंस को लेकर। उन्होंने लिटरली कागज के पन्नों पर लोगों को एक जो है क्वेश्चनर्स बनाकर भेजे थे कि भाई तुमको क्या क्या चाहिए एक डिवाइस में, वो बता दो, हम डिवाइस बनाने जा रहे हैं। लिटरली ये काम कर रहे थे 2015 में वन प्लस ने चाइना में। और जब उनका प्रोडक्ट आया देखिए कितनी धूम मचा दी। सिमिलरली और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो वन प्लस वन आ गया, जब उसके अंदर साइनोजेन ओएस था जो एंड्रॉइड सिस्टम था वो थर्ड पार्टी था, फिर उन्होंने गूगल की लाइसेंसिंग लेनी स्टार्ट कर दी जो प्रॉपर एंड्रॉइड फोन्स थे वन प्लस टू से वन प्लस थ्री के अंदर शिफ्ट करते समय। तो वहां पर भी लेकिन उनका जो सोल पर्पस था, जो उनका ऑपरेटिंग, उन्होंने एक जो कस्टम स्किन जो बनाई थी अपनी बेस एंड्रॉइड के ऊपर जिसको ऑक्सीजन ओएस का नाम देते हैं, वो आज वो किसके बेसिस पे, वो एंटायरली अपने कंज्यूमर बेस के ऊपर बनाई थी, उनके ओपिनियंस। आप सच में जाके वन प्लस की वेबसाइट पे जाकर वहां पर उसके अंदर फोरम्स का ऑप्शन आता है, वहां पर फोरम्स पे जाइए, वहां पर आप अपनी फीड्स दे सकते हैं डायरेक्टली। और यकीन मानिए अब का नहीं पता, पहले तो वो अपने जो है आपको प्रॉपर रिप्लाई करते थे, वो बताते थे कि भाई हाँ ठीक है आपकी जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी हमको, हम उसको नोट कर रहे हैं, और अगर आपके ये फीचर जो है अगर ये ठीक हुए हमारी बग टेस्टिंग में, अल्फा टेस्टिंग में, बीटा स्टेज पे, तो हम इसको जरूर पब्लिश करेंगे। और उसके बेसिस पे जो इनिशियल कस्टमर्स थे उनको रिवॉर्ड तक दिए गए थे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो भी की गई थी कि कस्टमर्स को इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला था कि कस्टमर्स जो है अगर डेवलपर हैं कुछ भी हैं, एक एंड यूजर ही तो यूज करेगा ना उस मोबाइल फोन को, है ना, तो उनसे ही अगर हम पूछ के ले लें, उनसे ही अगर इंफॉर्मेशन ले लें तो इससे उनका भी विश्वास बढ़ेगा, यार ये कंपनी तो हमारे हिसाब से चल रही है। बिल्कुल बनेगा यार ब्रांड लॉयल्टी। और कैसे आई वन प्लस की एकदम से, क्योंकि 2015 में जब ऑलरेडी सैमसंग, Xiaomi भी उस वक्त तक अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो चुका था, ओप्पो वगैरह भी थे, तो उस टाइम पे एक कंपनी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना आपको क्या लगता है आसान था? उनके लिए नहीं था, लेकिन उनकी अप्रोच इतनी अच्छी थी कि वो कंपनी एस्टेब्लिश हो गई और आज देखिए बहुत बढ़िया काम चल रहा है उनका। Budget squeeze and inflation. There are two factors that contribute to the budget squeeze. The first one is increased income and the sociological factor, which have created expectation for a better lifestyle. This in turn demands new producer requiring new expenditure for products and services. Secondly, inflation absorbs a major portion of increased income, resulting in retarding people's ability. बजट स्क्वीज क्या होता है? बजट स्क्वीज होता है कि आपकी जब इनकम बढ़ती है, मान लीजिए आपकी इनकम आज 50,000 रुपए है, आपकी इनकम मैं कह दूं कि भाई एक काम कर, अगले महीने से तेरे को जो है मैं प्रमोशन दे रहा हूं और एक मैसिव प्रमोशन दे रहा हूं, अगले ये साल अगले महीने से तेरी इनकम जो है वो 1 लाख पर मंथ हो जाएगी। अब आप देखिए आपकी इनकम जो है वो 2x जो है मल्टीप्लाई होगी। कहाँ 50,000 पर मंथ ले रहे थे, उसके हिसाब से आपने अपने बजट एलोकेट कर रखे थे, कहाँ आपकी एकदम से 50,000 और इनकम बढ़ गई। अब तो आप क्या सोचेंगे, अब तो मैं फॉर्च्यूनर ले लूंगा,
ईएमआई पे ही तो लेनी है ना, फॉर्च्यूनर लेंगे अब तो, या घर ले लूंगा पूरा बड़ा, अभी तक मैं किराए के घर पे रह रहा था, अब मैं घर ले लूंगा। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, एक्सपेंडिचर्स को लेकर, उस इनकम को लेकर। वो सारी चीजें जो है कहाँ पर रिजल्ट करती हैं, बजट स्क्वीज करने में। यानी कि आप जितना ज्यादा इनकम कमाते हैं उतना ज्यादा आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती तो जाती है, बट आप उसको डिस्पोज करने को तैयार नहीं होते हैं। आप सोचते हैं कि अब इनकम बढ़ गई है, नाउ आई शुड स्टार्ट, बिकॉज देखिए आप, जबकि आपकी छोटी, मान लीजिए आप 20-30 हज़ार रुपए ही कमा रहे हैं और आप एक मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आपको एक अच्छा जो है, मान लीजिए एक रेंटेड फ्लैट आपने लिया है 1 BHK, तो उसका किराया ही 10-12 हज़ार हो जाता है। खाने पीने पे, और अब मान लीजिए आप खुद भी बना रहे हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपए का राशन आ जाएगा। ट्रैवलिंग के 3-4 हज़ार आप और लगा लीजिए। आप देख रहे हैं आपकी सेविंग्स कहाँ हुई, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम तो कुछ नहीं। बट जैसे ही आपकी इनकम वाइड करती है, आपकी इनकम वाइडन हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। बट एट द सेम टाइम आपका जो माइंड सेट रहता है वो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पे वैसा ही रहता है। आप एकदम से 1 लाख आ जाएंगे, एकदम से थोड़ी कि मैं 12 हज़ार के रेंटेड फ्लैट से एकदम ही 30 हज़ार के रेंटेड फ्लैट में चला जाऊंगा, नहीं। इट टेक्स टाइम, ठीक है, वो अडेप्ट करना पड़ता है उस चेंज को लेकर। तो वही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बजट स्क्वीज हो जाता है। आप उल्टा खर्च करने की बजाय सेव करना या इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सिमिलरली इन्फ्ले अब आप, वही बात है, आपने मान लीजिए आपकी इनकम तो बढ़ गई, लेकिन एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। राशन जो आप 2-3 हज़ार का था, वही 6 हज़ार का खरीद रहे हो, तो व्हाट व्हाट इज द पॉइंट कि आपकी इनकम बढ़ गई? वो तो उतना ही नेट रिजल्ट जीरो हो गया। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ये आपका जो बजट है, आपका और इन्फ्लेशन है, इस तरह के जो फोर्सेज हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर की विलिंगनेस को। वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद आता है पॉवर्टी ऑफ कंज्यूमर। द पुअर एंड इलिटरेट पीपल आर वाइड स्प्रेड इन इंडिया। इंडिया में तो चाहे अमीर हो वो भी इलिटरेट है, सब इलिटरेट है इंडिया में। द पुअर एंड इलिटरेट पीपल आर वाइड स्प्रेड इन इंडिया एंड दे सफर द मोस्ट फ्रॉम फ्रॉड्स, एक्सेसिव प्राइसेस, एक्सॉर्बिटेंट क्रेडिट चार्जेस एंड पुअर क्वालिटी ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। और ये स्पेशली कहाँ देखने को मिलता है? इलिटरेट से देखिए, आप ऑफेंड मत हो ना, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था, इवन मैं एक इलिटरेट आदमी हूँ, किस सेंस में हूँ, मेरे को जो काम आ रहा है, जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, वो तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अदरवाइज तो मेरे को कुछ नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं किसी यूएसए या एक डेवलप्ड नेशन की बात करूं, तो वहां पर एक 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो है इनिशियल स्टेजेस से बात की जाती है। वो चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो। अब आप वहां देखिए, अगर आपको वहां पर कॉमर्स पढ़ रहा है तो वहां कॉमर्स के साथ भी आपको एक ना एक साइंस का सब्जेक्ट जरूर मैंडेट किया जाता है, और कंप्यूटर तो वहां मैंडेटरी है ही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं भगवत गीता लगवाएंगे। यार आप एक बिलीफ को करिकुलम कैसे बना सकते हैं? क्या सोच के ये बातें बोली जाती हैं हमारे देश में, मुझे समझ नहीं आता। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और पुअर और इलिटरेट, जो एक्चुअली में जो गरीब लोग हैं, जिनको जिनको रोज खाने भर के पैसे नहीं है, और जो एक्चुअली में नहीं पढ़े हुए, उनके ऊपर तो इस चीज की और ज्यादा मार पड़ती है। उनके ऊपर तो हर किसान है वो किस लिए परेशान है, इसलिए परेशान है, एक तो उनके पास पैसा नहीं है, उनको अपने फार्म प्रोडक्ट्स का उतना रेट नहीं मिल रहा जितना उनको प्रॉमिस किया जाता है, वो इलिटरेट है। तो इन चीजों का सारा रिजल्ट जो है, वो क्यों सुसाइड करते हैं, इसीलिए करते हैं। क्यों वो जो है बहुत परेशान है, क्यों वो आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए करते हैं बिकॉज उनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं अपनी इकोनॉमी से, उनके एक वोट से, वो नहीं मिलते हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनसे वादे किए जाते हैं, जो उनको उनको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है। अब देखिए यूपी इलेक्शन है, नजदीक है, 50% उनको इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल चार्जेस, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी दे दी। अभी 1 साल तक वो बेचारे वहां पर परेशान बैठे थे, तब तक तो तुमने कुछ सुना नहीं। अभी तुम्हें इलेक्शंस दिख गए हैं तो तुम उनके ऊपर सब्सिडीज दे रहे हो, तुम उनको एडिशनल जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करे जा रहे हो, बिकॉज यू ट्रीट देम ह्यूमन बीइंग, यू ट्रीट देम एज अ वोट बैंक। और ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था है हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। और ये बात सिर्फ अब की सरकार की नहीं है, ये सारी सरकार की यही बात है। हर सरकार वो गरीबों को सिर्फ एक वोट बैंक कंसिडर करती है। उनको फ्री में राशन दे दो इलेक्शन से पहले, वो वोट दे जाएंगे, बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। गरीबों को कंट्रोल करना इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इतना आसान हो चुका है अब, जस्ट बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, दे प्रोवाइड देम विद फ्री आटा। नाउ थिंक ऑफ इट, ये कितना प्लान जो है, आप उनको पढ़ाइए, वो इनकम कमाएंगे, उनका आटा अपने आप उनके हार्ड अर्न मनी से आ जाएगा। आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद फ्री आटा। तुम उनको उनको मजबूर कर रहे हो वो चीज करने के लिए, वो घर पे बिठाने के लिए, वो ऑलरेडी गरीब हैं। आप उनकी फाइनेंशियल मदद करके आप उनको बिगाड़ रहे हैं। आप उनको एजुकेशन दीजिए, फ्री एजुकेशन दीजिए, मैंडेटरी एजुकेशन दीजिए, उनको फोर्स कीजिए कि भाई पढ़ो। अपने गवर्नमेंट सेक्टर है, अपने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके अंदर इस तरह की एनफोर्समेंट लगाई जाए कि वो धूप ना सेके, जो अपने मास्टर जी हैं बैठकर वहां पर, वो उन बच्चों को एक्चुअली पढ़ाएं वहां जाकर। मिड डे मील्स को गलत तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो ना करें। ये चीजें हमारे इंडिया में बहुत जरूरत है करने की। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए हमारी बहुत अहम हो जाती हैं। और ये आप जो स्टूडेंट लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आगे आने वाले अपने लाइफ के अंदर इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले कि आप जो है सोसाइटी की किसी ना किसी तरह एज ए कंज्यूमर
आप भी कंज्यूमर हैं, उसी सोसाइटी का पार्ट है, बाकी लोग भी कंज्यूमर हैं, उनको एडुकेट कीजिए, उनको किसी भी तरह की इस तरह की जो फॉल्स प्रैक्टिसेस हैं उनसे दूर रखिए। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर एजुकेशन फॉर आवर कंट्री इज मस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ क्रिटिकल अवेयरनेस। यही मैं जब से बोल रहा हूं कि क्रिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी, दिस इज द वर्क यू एंड आई हैव टू डू, वी हैव टू टेक इट इन आवर ओन हैंड्स। एक्टिव कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इट इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको जाकर रोक दूं, या मैं खुद भी कुछ गलत ना करूं। सिमिलरली आप भी सोसाइटी का पार्ट है, आप भी ये स्टेप्स लीजिएगा। रियलाइजिंग इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंज्यूमर सॉलिडेरिटी, यानी कि अगर एक कंज्यूमर के साथ बुरा होता है तो स्टैंड विद हिम, बी अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम, क्योंकि आप उसी सोसाइटी में आ रहे हैं, आज उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, कल आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको इनिशियल स्टेजेस पर ही जो है कर्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए जरूरी है करनी। मैं आशा कर रहा हूं कि ये चीजें आप अपनी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में जरूर कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर राइट्स पे, कि हमारे को कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर क्या क्या अभी राइट्स मिले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, उस तरह की चीजें जो है। तो आइए देखते हैं। राइट टू सेफ्टी, कि भाई हमारे को सेफ रहने का जो है अधिकार है, सावधान रहें, सतर्क रहें, वो चीजें जो है यहाँ पर बात की जाती है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि आपको जानकारी मिलने का और जानकार रहना आपका क्या है, ड्यूटी है। जानकारी मिलना या जानकारी लेना आपका राइट है, आप जाइए जानकारी लीजिए, आपको मिलेगी जानकारी, और जानकार रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ड्यूटी भी है। राइट टू चूज, आपके ऊपर कोई चीज फोर्स नहीं की जा सकती, आपको अगर एक प्रोडक्ट पसंद है तो आप वो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। राइट टू बी हर्ड, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आप किसी चीज के विक्टिम है, अगर आपके साथ कोई फॉल्स प्रैक्टिस की गई है तो आपको सुना जाएगा। वो चाहे वो हमारे जुडिशियल सिस्टम्स जो है उस तरह से सेटअप किए गए हैं, हमारे स्टेट लेवल पर भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, और हमारे नेशनल लेवल्स के ऊपर भी, तो वो चीज यहाँ पर। और राइट टू रिड्रेस, कि अपने जो आपके क्लेम्स हैं या आपकी जो शिकायतें हैं उनको जो आप रिड्रेस कर सके, रीएड्रेस कर सके। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, आपको उसका अधिकार है। अगर आपके साथ देखिए जो ये आपके साथ आपने कभी नोटिस किया होगा कि पब्लिक के अंदर स्मोक करना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। वो क्यों है? वो इसी राइट के अंदर है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपके साथ बैठ के स्मोक कर रहा है तो ना सिर्फ वो अपने लंग्स को डैमेज कर रहा है वहां पर, बल्कि वो आपको भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग करना। ठीक है, आप खुद नहीं कंज्यूम कर रहे, बट द फ्यूम्स दैट द पर्सन राइट बिसाइड यू इज स्मोकिंग, उससे जनरेट हो रही हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट क्या कहता है? इस चीज को प्रोहिबिट करो कि भाई कोई आदमी अगर आपके साथ खड़ा होकर स्मोक कर रहा है या कुछ भी इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे एनवायरनमेंट जो है गंदा या पोल्यूटेड हो रहा है, तो आप उसको वहीं रोक सकते हो। आपके पास पूरा अधिकार है उस साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहने का और खुद भी उसको साफ सुथरा रखने का। उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, देखिए कंज्यूमर वो नहीं होता जो आपका सामान खरीद रहा है या कोई मैगी का पैकेट खरीद रहा है, कोई मोबाइल फोन खरीद रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप मेरे कंज्यूमर हैं अगर मान लीजिए इस तरह, और आपको अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में या कंटेंट में कोई गलती नजर आती है तो आप उसको एड्रेस कीजिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। अगर मेरे से और कोई गलती हो जाती है तो आप वो भी मुझे बताइए। वो क्या है? वो कंज्यूमर एजुकेशन है। मैं आपको एडुकेट कर रहा हूं कि अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे आकर बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये चीजें क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इस तरह की सारे राइट्स जो है हमको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो हमें सबसे पहले कंज्यूमर का मतलब बताया गया है कि कंज्यूमर क्या होता है। बाइज एनी गुड फॉर कंसिडरेशन, कि भाई आप पैसे के बदले में, या कंसिडरेशन समझते हैं ना, कंसिडरेशन कोई भी वैल्यू जो आप इन रिटर्न या इन एक्सचेंज पे करते हैं कोई भी गुड्स या कम्युनिटी को यूज करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, वो आपका क्या बन जाता है? कंसिडरेशन। हायर सो अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, या आप खरीद के ना कर हायर कर लेते हैं, जैसे ओला उबर है, मैंने टैक्सी हायर कर ली, मैंने ऑटो हायर कर लिया, मैंने बाइक रेंट कर ली, सारी चीजें जो है आपके कंज्यूमर में आ जाती हैं। यानी कि बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, एक्सचेंजिंग, हायरिंग, रेंटिंग, ये सारे एक्टिविटीज जो है आपके कहा जाते हैं? कंज्यूमर बेस के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, कि इस एक्ट में जो है आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट टू इज टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बात किसकी हो रही है? कंज्यूमर की। धोखा किसके साथ किया जा रहा है? कंज्यूमर के साथ। चालाकी किसके साथ की जा रही है? कंज्यूमर के साथ। तो प्रोटेक्शन किसको मिलनी चाहिए? कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि एक्ट बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नाम ही इसका यही है। तो इसका पर्पस क्या होगा? इसका एम क्या होगा? कंज्यूमर की प्रोटेक्शन। आइए थोड़े ऑब्जेक्टिव्स इसके पढ़ लेते हैं। द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, बिल वही जब बिल पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, इज टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर दैट पर्पस
to make provision for the establishment of consumer protection councils and other authorities for the settlement of। तो वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीपीसीज इनको बोलते हैं, ये सेटअप की जाती हैं, ये आपके जो है केसेस सुनती हैं, ये केसेस को अपने जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स अगर आपने सुना हो तो कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर पेश किया जाता है। और आपका जो मेजर है तो वो भी जो है कोटास में डिसाइड किया गया है कि इतने अगर आपका क्लेम है इतने प्राइस तक का तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, उतने से उतने तक का है तो वो जो है स्टेट कोर्ट में जाएगा, स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाएगा, और जो उससे ऊपर का है तो आपका नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। द एक्ट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट फॉलोइंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स। अगर हैजार्डस मार्केटिंग की गई है, गलत चीज मार्केट करी गई है और बेची कुछ और गई है तो उस चीज के लिए प्रोटेक्ट करना है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी मिलेगी, पोटेंसी क्या है, मतलब पोटेंशियल क्या है उस गुड का आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करने का, प्योरिटी कितनी है, जैसे गोल्ड है 24 कैरेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कंसीडर किया जाता है, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी। मतलब आपको बतानी पड़ेंगी जो आपको बेच रहा है उसको। राइट टू बी अश्योर्ड, हाँ आपको एक भरोसा देना पड़ेगा कि भाई साहब आप ये लेके जाइए, आपको जो ये प्रोडक्ट है आप जितने पैसे इसको वर्थ पे कर रहे हैं वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। द राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, वही चीजें कि अगर आपके साथ विक्टिम कार्ड हुआ है तो आप कोर्ट में जाकर उस चीजों पर क्लेम कर सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सारे इस एक्ट के जो है अपने प्रोविजंस बनाए गए हैं। टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ द एक्ट सो एज टू एनेबल, इसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी 1993 के अंदर, जिसके अंदर इसका जो स्कोप है और थोड़ा वाइड करने की कोशिश की गई थी। कुछ चीजें जो रह गई थी वो डिपेंडिंग जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड होता गया, प्रैक्टिसेस भी जो माल प्रैक्टिस थी वो भी नए नए तरीकों से होती गई, आज भी अमेंड किया जाता है कोई नए नए तरीके। अब मैंने एक जगह देखा था, क्या हुआ आप यकीन नहीं करोगे, ये चीज वाकई में हुई थी कि कुछ समूह था लोगों का जिन्होंने क्या किया, अलग अलग दुकानों पर जाकर उनके जो यूपीआई क्यूआर कोड्स होते हैं उन क्यूआर कोड्स पे जाकर दुकानदार की जब इधर उधर नजर हुई तो वहां पर अपना जो है क्या बोलते हैं क्यूआर वहां पर चिपका दिया चुपके से, और जो भी पेमेंट्स जो हो रही हैं छोटी मोटी या जो भी हो रही हैं अनटिल दे उन्होंने जब नोटिस नहीं कर लिया कि ये पेमेंट्स तो हमारे पास आई नहीं रही हैं, वहां पर जाके वो सारी पेमेंट जो है उनको इनडायरेक्टली पहुंचती रही। तो ये किसका नुकसान हुआ, कंज्यूमर का नुकसान हुआ। और तो इनफैक्ट यहाँ तो दोनों का ही नुकसान हुआ, जो आपका प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर दोनों का ही। तो इस तरह की हरकतें होती हैं आजकल, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये चीजें जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद टू अनेबल कंज्यूमर हु आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड टू फाइल कंप्लेंट्स बिफोर द रेड्रेसल एजेंसीज वेयर गुड्स ब्रॉट बाय देम एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग देयर सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ये तो कॉमन कॉमन चीजें हैं बस, और उसके अंदर कुछ बचा नहीं है। उसके बाद ग्राउंड फॉर अपील फॉर जुरिस्डिक्शन ऑफ रिड्रेसल फ्रॉम, की जो रिड्रेसल फोरम्स हैं जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं उसके अंदर क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या क्या रीजंस होंगे जहां पर वो आपका केस जो है सुनने को तैयार हो जाएंगे। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कि भाई आपने कोई इस तरह की एडवर्टीजमेंट कर दी, इस तरह की क्लेम कर दिया एज अ मार्केटिंग कि भाई ये चीज ये कर देगी, बट वो एक्चुअली वो कुछ और चीज थी, तो वहां पर आप जो है ये काम कर सकते हैं, अपने कोर्ट में जाकर केस करते हैं उसके खिलाफ। फॉल्सली सजेस्ट दैट द गुड आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, कि भाई ये गुड जो है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, बट जब मिला आपको ये बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, 2 ही दिन में टूट के गया, तो वो उस तरह के केसेस। फॉल्सली सजेस्ट दैट द सर्विसेज आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और क्वालिटी, फिर से वही चीज। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी फॉल्स प्रैक्टिसेस के यहाँ पर वो दिए गए हैं, जिन अगर आपके साथ इनमें से कोई एक भी होती है तो आप जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं, आप जाकर अपना राइट टू बी जो हर्ड और राइफल का जो राइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इनमें से अगर आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया जाता है तो। उसके बाद फॉल्स ऑफर और बार्गेन प्राइस, ये चीजें हैं, सब वही चीजें हैं। ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट्स, कंडक्टिंग प्रमोशनल कॉन्टैक्ट्स, अगर इनके इन चीजों में जो है कि भाई आपको गिफ्ट है, लॉटरी वगैरह इस तरह की चीजें हैं, स्कीम निकाल दी आपने, वो लॉटरी नंबर ले लिया, बाई चांस आपका वो लॉटरी आ गया और वहां पर आप फोन करते हैं तो पता चलता है कि उनका तो जो है मकसद सिर्फ लॉटरी की टिकट बेचना था, वो पैसे लेके फरार हो चुके हैं। लॉटरी के जो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए की टिकट्स आती हैं ये, तो वो पैसे लेके अपना फरार हो गए हैं, तो उनको लॉटरी कभी देनी ही नहीं थी, तो वो एक स्कैम था। तो उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, खासकर आपकी जैसे कार है, आप अब इन पे आप देख रहे होगे जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है उनको बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि जो अभी आपने रेटिंग्स वगैरह भी देखी होंगी, ये मैंडेटरी है कंपनी के लिए, चाहे वो मारुति कोई भी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसको अपनी कार की जो है सेफ्टी रेटिंग वहां पर देनी पड़ती है, और सेफ्टी रेटिंग चाहे 0 हो चाहे पूरी 5 हो वो देनी पड़ती है। तो आप उस हिसाब से उन चीजों को देखकर जो है प्रोडक्ट अपना ले सकते हैं, तो वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी, अगर नहीं करी है तो कंज्यूमर जो है क्लेम कर सकता है। होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, मतलब अगर आप कोई गुड्स तोड़ फोड़ करते हैं तो वो सारी चीजें हैं। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय हायर और अवेल एज द केस में बी सर्विस एज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर बाइंग हायरिंग अवेलिंग ऑफ अदर सर्विस और गुड। कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे आप कोई चीज लेने जाएंगे दुकान के ऊपर,
तो वो आपको एक एडिशनल चीज जो है वो सप्लाई कर देता है कि अगर आपको ये चीज लेनी है, ये चीज तभी मिलेगी जब आप मेरे से ये चीज भी खरीद लोगे, वो चाहे छोटे रेट की हो। तो आप क्या करते हैं, अब जैसे आपने यूरोपियन यूनियन का सुना है, वहां की जो पॉलिसीज हैं थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं। और एप्पल की जो पिछले कुछ टाइम से हरकतें रही हैं उसको लेकर तो काफी स्ट्रिक्ट हैं, वो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा देती हैं। अभी एप्पल ने क्या करा, एप्पल ने करा अपने फोन से चार्जर हटा दिया। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप नॉर्मल सी बात बताइए, आप मोबाइल फोन खरीद के ला रहे हैं, डब्बे से निकालते हैं, और आप उसको चार्ज कैसे करेंगे, ऑन कैसे करेंगे? तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है जो होनी चाहिए नहीं थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंडिया के जो बैठे हैं महान लोग अपने सत्ता के अंदर। लेकिन यूरोपियन यूनियंस को इस चीज से प्रॉब्लम थी, उन्होंने इस चीज के ऊपर बड़ा केस कर दिया, उनको $1 बिलियन लगभग के अराउंड का केस कर दिया। उनको बोला कि भाई अगर तुमने यूरोपियन यूनियन के अंदर अपना जो है एप्पल आईफोन बेचना है तो चार्जर के साथ बेचना पड़ेगा, चार्जर लोग अलग से नहीं खरीदेंगे। क्योंकि ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती कि आप अपना मोबाइल बेच रहे हो और चार्जर लोगों को अलग से 4-5 हजार का खरीदना पड़ता है। व्हाट इज द पॉइंट की क्यों भाई, क्यों 4-5 हजार वो अलग से खर्च करे जब वो ऑलरेडी 80-90 हजार तुम्हारे मोबाइल के लिए दे रहा है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो वो चीज यहाँ पर बताई गई थी। ये देखा ना, कहा है टाई अप सेल, तो उस तरह की चीजें। चलो एप्पल तो मैंडेट करता नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक चार्जर है तो फिर क्यों खरीदना है। बट बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे मैंडेटेड चीजें होती हैं कि अगर आपको वो चीज खरीदनी है तो आप ये चीज भी खरीदेंगे साथ में, वो छोटे रेट की। और अक्सर ये जो टाई अप सेल होती है ना, एक तो बड़ा रेट होता है जो आपका ओरिजिनल, मान लीजिए मैं 65 इंच का टीवी लेने जाऊं, वहां पर वो 1 लाख 2 लाख का टीवी है, तो वो तो मुझे लेना ही लेना है। वो बोलेंगे अगर वो पर्टिकुलर मॉडल ही अगर आपको लेना है तो आपको एक साउंड बार भी अलग से खरीदना पड़ेगा, वो 2-3 हजार का होता है। तो कंज्यूमर क्या सोचता है, चल यार 2 लाख खर्च कर रहा हूँ तो 2-3 हजार और खर्च कर देता हूँ। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, ये गलत काम है, नहीं कर सकते आप ये। तो ये चीजें हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आगे डिस्कस करते हैं। आज इतना ही, जरूर रिवाइज कीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से हर चीज डिस्कस कर दी है, अच्छे से आपके साथ ग्राउंड लेवल के ऊपर बातें मैं डिस्कस करता हूं। अपना कंटेंट जो है वो आपको जितना मैक्सिमम मेरे से एफर्ट किया जाता है प्रोवाइड करने का, बेस्ट पॉसिबल वे में वो मैं करता हूं। फिर भी अगर आपको कहीं जहाँ कोई जगह पे, किसी जगह पर कोई लगता है कि मेरे से गलती हुई है बोलने में या कुछ रिप्रेजेंट करने में, या मेरे को कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर उस चीज को जरूर मेंशन कर दीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो ये तो मैं आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, गूगल ड्राइव का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप उनमें से किसी पर भी जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई नई चीजें जो मैं आपको बताता हूं वो मैं एडिशनली वहां पर ऐड करता रहता हूं। तो इन चीजों को साथ साथ रिवाइज करिए, मेरे लेक्चर्स को सुन लीजिए, सुनने के बाद अपनी आसपास के सराउंडिंग से इन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपने पेपर में जब लिखेंगे तो आपको एकदम से चीजें याद आती जाएंगी कि हाँ ये ऐसे होता था, वो वैसे होता था, ये चीज है, वो चीज है, तो आप सब एक जो है डॉट्स को कनेक्ट एकदम से कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आज जो है हम अपने अगले टॉपिक के पीवाई क्यूज उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।